क्या बोल देते और भाई गेट पे ही मिल। अब क्या बोलूं मैं, सीधा बोल देते और भाई गेट पे पहला गेट बोला था मैंने। पहला गेट ऊपर जाके तुम सीढ़ियों पे खड़े तो भाई व्यक्ति ऊपर ही भागेगा ना यार। ऊपर सीढ़ियां कहाँ दिखती है? पार्किंग में गाड़ी लगा के ऊपर सीढ़ियों पे नहीं घूमते, ऐसी बाउंड्री बनी है सब जगह। तो मैं तुम्हें बोलती किले के ऊपर जाना है, पहले गेट बोला था कि मैंने। सीधा सिंपल सा था और भाई गेट पे मिलो भाई, यहाँ पे खड़े हम देख रहे हैं कहाँ मैडम, और मैडम तो पहले ही फोन लोकेशन पे पहुंच गई। नहीं है ना, ना से मैं बताती ये रुवाई गेट है। बहुत अच्छी बात है, तुम इंतजार नहीं कर सकती थी कि नीचे तुमने बोला फूलबाग से मुझे आने में 7 मिनट लगे, 7 मिनट नहीं खड़ी हो सकती थी तुम। वो साइड के शराशत भैया का फोन लगा, उनसे पूछो कहाँ है, तो मैं चली आई ऊपर। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया है, बंद कर दो जो ब्लॉगिंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8, हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्ट पे ग्वालियर के, और अभी न्यूली होने वाले कपल्स फाइट हो चुकी है। चलो अच्छा शगुन है सुबह सुबह। बिलैया इसीलिए रास्ता काट गई थी, समझ गया मैं। लड़ने के लिए नहीं बिलैया तो ऐसे ही काट गई, वो हमारे लिए काटी होगी। कर रहे हैं इनका, अभी इनको भी समस्या नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे होने वाला है प्री वेडिंग फ़ोटोशूट। वैसे होने वाला क्या है वो तेज ही बताएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा। खैर, तेज प्रताप परिहार जी हमारे पिछले 2-3 दिन से सोए नहीं। एक सेकंड, ये रुवाई गेट है ना, ये ऊपर पहुंच गए। ये बोलता है मैं उर्वाई गेट पे खड़ा हूँ, मैं आया वहाँ खड़ा, देखा मुझे कोई नहीं दिखा, मैं ऊपर चला गया। अब मुझे लगा जब तो देर हो गई, बहुत देर पहले बात हुई थी। बहुत ऊपर जाके वहाँ फोन लगा, हाँ ये सीढ़ियों पे खड़ी हूँ, सीढ़ियों पे रुवाई गेट ऊपर ईमानदार आज तक मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे साथ नहीं आए हो। और लेट हो रहा है, और लेट हो रहा है, कर लो। मैं आया नहीं आज तक इनके साथ। बैठ जा, 5 मिनट रिलैक्स हो। नीचे दबा लो, दबेगा वो। चाचा लाइट दे दो। चश्मा लाओ। जब तक खींच लो। अरे मैं तुम्हें दूसरा दे रहा हूँ। अरे यार, चश्मा नहीं लगाया इनको, अभी तो धूप नहीं है ना। अरे एक फोटो लगवा लो, फिर उसके बाद खिंचवा लेना। ले लो, तुम ले लो। एक ही वाला ले लो। ये को नहीं अच्छा था चश्मे की फोटो, मेरी आंखें बहुत अच्छी है। तो रहने दो फिर। कैसे लग रहा है, फोटो में अच्छा आ रहा है कि नहीं? नकली रैन बैन। अरे बैन है ना, हाँ रैन बैन बोलते हैं। जो भी बैन फैन है, सब बैन हो गया। यूक्रेन बैन है, रसिया बैन है। नहीं, रशिया के पासपोर्ट मिलने लगे अब तो। वो तो इंडियंस के लिए मिलते रहेंगे हमेशा। कम में दे रहे हैं। अच्छा, हाँ डॉलर के मुकाबले कम हो गया था, फिर से बढ़ गया। तो कह रहे हैं हमारी सिटी में आओ और थोड़ा सा काम करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तेज प्रताप परिहार जी का और कोमल तोमर जी का फ़ोटोशूट लगातार चालू है, और फिलहाल हम हैं ग्वालियर के मशहूर किले के पास। एक्चुअल में इंस्क्रिप्शन से देखा जाए तो ये इलाका जो है ब्रिज के एरिया में पड़ता है। ब्रिज एक समय में एक भाषा थी जो कि सुरसेन महाजनपद काल से यहाँ पे थी, और महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी मथुरा। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो मथुरा जो रीजन है उसका जो बॉर्डर एरिया है वो ग्वालियर के आसपास तक फैला हुआ था। तो ये ब्रिज इलाका कहलाता था, यानी ब्रिज भाषियों का गढ़। खैर, अगर इतिहास में इसे पलट के देखा जाए तो हूण जो आक्रमण है यहाँ पे काफ़ी हुआ करते थे, क्योंकि महाजनपद काल से लेके हूण के आक्रमण यानी एपिथेलाइट एम्पायर जो कि सेंट्रल एशिया एम्पायर था, यहाँ तक उसकी सीमा खिंच जाती है। खासकर मिहिर कुल के राज्य के समय मिहिर कुल यहाँ पे आक्रमण करते हैं, और यहाँ के यशोवर्मन जो राजा रहते हैं मालवा के, उनके साथ उनका यहाँ पे युद्ध होता है तकरीबन 528 एडी में, और उसमें मिहिर कुल पराजित हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि फिर से ये जगह अबेंडन हो जाती है। तो चंबल के दक्षिण में ग्वालियर संभाग पड़ता है, इसके ऊपर चंबल संभाग पड़ता है। भिंड, मुरैना, श्योपुर चंबल संभाग के अंदर आने वाले 3 जिले हैं, उसके नीचे फिर ग्वालियर संभाग पड़ता है। तो चंबल के दक्षिण ओर यहाँ पे पूरा ये किला बना हुआ है, ग्वालियर किला। अच्छा, ये तकरीबन अबेंडेंट रहता है परिहारों तक। तेज प्रताप परिहार है एक्चुअल में, यहाँ पे उसके पहले भी किला बना हुआ था, एक तरह से छोटा फोर्ट था यहाँ पे। महाराजा मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार राजा उनको बोला जाता है। तो अभी तक डिस्प्यूट है कि वो गुज्जर थे कि परिहार, तो खैर वो अलग मैटर है। तो गुज्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज, प्रतिहार का मतलब परिहार है आज के समय में, अब प्रतिहार कोई नहीं बोलता, धीरे धीरे अब ये परिहार में चेंज हो गया, जैसे तेज प्रताप सिंह परिहार। तो मिहिर भोज यहाँ पे शासन उनका था। ट्रिपलाइट जो त्रिकोणीय संघर्ष है और जो केंद्र था भारत का, उत्तर भारत का, समय के साथ
जो इंसानों द्वारा, मनुष्यों द्वारा जो सीमाएं बनाई जाती हैं देश की, राज्य की, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। पहले के समय में यानी प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करता था, परंतु जब प्राचीन काल भारत ख़त्म हो रहा था तब यहाँ पे मिहिर भोज का शासन चालू हो गया था और उस वक्त भारत की जो कैपिटल थी वो कन्नौज हो चुकी थी। कन्नौज में लगातार आक्रमण होते रहते थे। जो भी कन्नौज पे अधिकार कर लिया था, समझ लो कि उत्तर भारत या मध्य भारत में सबसे प्रतापी राजा उसे मान्यता मिल जाती थी। तो सम्राट मिहिर भोज आक्रमण करते हैं, कन्नौज पे अधिकार कर लेते हैं। उन्होंने राष्ट्रकूटों को जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से बिलोंग किया करते थे उनको पराजित किया था, और पाल जो कि बंगाल में शासन किया करते थे उनको पराजित किया था। तो मिहिर भोज के शासन में ये इलाका परिहारों के अधीन आ जाता है और फिर यहाँ पे 1196 में कब्ज़ा हो जाता है गौरियों के जनरल्स का, और ये कब्ज़ा तकरीबन चलता है 1210 तक। 1210 में फिर से यहाँ पे परिहारों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि 1238 के समय पे फिर से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत फिर से अधिकार कर लेती है और यहाँ पे इसका फोर्टिफिकेशन काफ़ी मजबूत कर दिया जाता है। परंतु उसके ठीक 100 साल बाद यहाँ पे तोमर राजाओं का अधिकार हो जाता है। अच्छा, जो होने वाली पत्नी जी हैं तेज प्रताप परिहार जी की, वो एक्चुअली तोमर हैं। यहाँ परिहार और तोमरों का संगम देखा जा रहा है। बस कर भाई, छोड़ दे। तोमरों का जो शासन है इस पूरे इलाके में तकरीबन रहता है बाबर के आक्रमण तक। तो बाबर ने इस फोर्ट पे तकरीबन किया था कब्ज़ा 1527 में, और 1527 तक यहाँ पे कई सारे जैन मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं। तकरीबन कहते हैं कि 100 से ज़्यादा यहाँ पे जैन मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं। जब 1527 में यहाँ पे बाबर ने कब्ज़ा कर लिया था तो उनके जो चेहरे हैं काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे बाबर द्वारा। तो 1527 के बाद यहाँ पे मुग़ल की सत्ता स्थापित हो जाती है और तकरीबन कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला तक रहती है। परंतु ये कहना कि मोहम्मद शाह रंगीला तक रहती है वो सही नहीं है, क्योंकि मुग़लों में 2 ही ऐसे शासक थे जो कि यहाँ पे अधिकार करके सत्ता स्थापित करते हैं अपने दम पे। वो था एक अकबर और दूसरा था यहाँ पे औरंगज़ेब। तो अकबर और औरंगज़ेब के काल को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो हिंदू शासक थे वो इसको कभी अपने कब्ज़े में ले लिया करते थे और कभी उनके हाथ से ये इलाका छूट जाया करता था। खैर, औरंगज़ेब के ही काल में यहाँ पे जाटों द्वारा आक्रमण किया जाता है, क्योंकि जाटों द्वारा, बुंदेलों द्वारा, मराठों द्वारा, आसामियों द्वारा औरंगज़ेब की नीतियों के कारण विद्रोह होता है। और अगर देखा जाए तो औरंगज़ेब के काल में भारत में मुग़लों की सत्ता सर्वाधिक शक्तिशाली हुई, परंतु उसी की नीतियों की वजह से मुग़लों की सत्ता डामाडोल भी हुई, क्योंकि मुग़लों से लड़ते लड़ते यहाँ पे जितने भी शासक हुआ करते थे भारत में वो इतने अभ्यस्त हो गए थे कि मुग़ल अब सत्ता में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाले थे। और 1707 में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो जितने भी राजा रहते हैं वो अपने अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना शुरू करते हैं। इवन जो मुग़ल्स बंगाल में रहते हैं वो अपने आप को मजबूत करना शुरू करते हैं, जो निज़ाम रहते हैं वो अपने आप को मजबूत करना शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में मराठा जो थे वो भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। इधर जाट, सिख, तो सब विरोध की जड़ जो था वो औरंगज़ेब ही था। तो जो मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब के काल में ही ये जो फोर्ट है वो जाटों के अधीन हो जाता है और तकरीबन कहते हैं कि 1740 तक ये फोर्ट जाटों के अधीन रहता है और 1740 के बाद इस फोर्ट को मराठों द्वारा जीत लिया जाता है और मराठों की सत्ता यहाँ पे स्थापित रहती है अंग्रेज़ों की सहायता से। बाद में वो भारत की स्वतंत्रता तक रहती है। A few moments later. ऐसे ही रहना, 2-4 दिन में पोर्ट्रेट तुम्हें लिखते हैं पेज पे मेरे। हमारे जो जेठ जी है जो इनके, अच्छा, इस फोर्ट को एक्चुअल में बेहतर तरीके से और वृहद तरीके से बनाने का श्रेय मान सिंह तोमर जी को आता है, जिन्होंने यहाँ पे तकरीबन 1516 तक शासन किया था। उस वक्त दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था और इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच संग्राम चल रहा था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया था, परंतु इब्राहिम लोधी और उसके पहले सिकंदर लोधी यहाँ पे आते हैं और लगातार आक्रमण करते रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे घेराबंदी करके बैठे रहते हैं और मान सिंह को जब सेज में सफल नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके बीच संधि होती है और फिर कहते हैं कि 1517 में भी सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। 1527 में जब बाबर का इस फोर्ट पे अधिकार हो जाता है तब यहाँ पे बाबर के बाद यहाँ पे अकबर का शासन और अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। और कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे जब जहांगीर बैठता है तो कहता है ये जो गद्दी है ये मुझे वीर सिंह बुंदेला के द्वारा दी जाती है। एक्चुअल में होता ये है कि जब जहांगीर विद्रोह कर देते हैं अकबर के ख़िलाफ़
और अबुल फजल जो कि अकबर के इतिहासकार थे, तो अपनी सेना लेके ग्वालियर की तरफ से जा रहे थे। तो वीर सिंह बुंदेला उनकी सेना पे आक्रमण करते हैं, यानी अबुल फजल की सेना के ऊपर, और उनकी सेना को पराजित करते हैं और अबुल फजल को भी मार देते हैं। जब जहांगीर बादशाह बनता है तब वीर सिंह बुंदेला को ये पूरा इलाका देता है राज करने के लिए। तो वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर दोनों ही समकालीन थे। कहते हैं कि वीर सिंह बुंदेला फिर 1527 तक शासन करते हैं इस इलाके पे। अच्छा, यहाँ पे जहांगीर के ही काल में एक दूसरी घटना भी होती है। जहांगीर के काल में यहाँ पे सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद को कैद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप गुरुद्वारा पाएंगे जिसका नाम है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो एक्चुअल में बंदी छोड़ का मतलब आप समझ सकते हैं, बंदी का मतलब हो गया कैदी और छोड़ का मतलब होता है कैदी को छोड़ना। तो जब हरगोबिंद जी को छोड़ा जाता है तो उस जगह को बाद में चेंज करके गुरुद्वारे में बदल दिया जाता है और इसलिए उस गुरुद्वारे का नाम सिखों के 6वें गुरु के नाम पे बंदी छोड़ गुरुद्वारा रख दिया जाता है। फोटोशूट जारी है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।